नमस्ते, नमस्कारम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम आनकी विजय है एंड मैं फैकल्टी फॉर इकोनॉमी यहाँ स्टडी IQ में हूँ। आपने जैसे कि मुझे प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा होगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक लक्ष्य नाम की सीरीज को रन कर रहे हैं जहाँ पे हम लास्ट 12 से 14 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले प्रीलिम्स के लिए, जो कि 5 जून को होने वाला है। हार्डली महीना रह गया है हमारे पास एंड बहुत सारा कुछ है जो हमें रिवाइज करना है, हमें राउंड अप करना है। एंड इसलिए हम ये सीरीज लेके आए जहाँ पे हम ना कि सिर्फ इकोनॉमी बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, IR, इन सब के भी करंट अफेयर्स का राउंड अप कर रहे हैं सो दैट इट गेट्स ईजियर फॉर द स्टूडेंट टू नो कि कौन सी न्यूज़ हमें पढ़नी है और कौन सी न्यूज़ हमें छोड़नी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, ये लेक्चर 6 है लक्ष्य सीरीज में। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं जिसमें हमने कौन से टॉपिक्स देखे। हमने स्टार्ट किया था मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग से, फिर हम फाइनेंशियल मार्केट्स एंड पेमेंट सिस्टम पे गए, उसके बाद हमने फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट फाइनेंसेस के बारे में बात करी। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और ये टॉपिक का नाम है एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, इसकी न्यूज़ पढ़ने से पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जब हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं ना, तो एक्सटर्नल सेक्टर मतलब आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो टेरिटरी है, जो देश का मैप है, उससे बाहर के वर्ल्ड से जब हम डील करते हैं तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सटर्नल सेक्टर। मतलब इंटरनल तो हो गया अंदर का एंड एक्सटर्नल हो गया हमारे देश से बाहर का। और जब हम एक्सटर्नल सेक्टर से डील करते हैं तो सबसे मेजर चीज़ जिसको हमको पढ़ना होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं लेकिन एक ब्रीफ में ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि जब हम न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ें तो ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो सबसे इसको 2 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं विजिबल्स, जहाँ पे बैलेंस ऑफ मर्केंडाइज ट्रेड आता है। यहाँ पे मतलब गुड्स के ट्रेड की बात करी जाती है। और इनविजिबल क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, वहाँ पे क्या आएगा, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स। इसी तरीके से जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, जो इसका एक अनदर मेजर डिवीजन है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 तरीके में बाइफरकेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है किसी भी कंट्री में। एक तो होता है FDI विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है FPI विच इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर आता है लोन्स 2 लोग लेते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर जब लोन लेता है तो उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोलते हैं। एंड जब कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट लोन रेज करती है बाहर जाके दूसरे देशों से, मल्टीलेटरल बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, तो उसको सॉवरेन लोन कहा जाता है। सॉवरेन लोन क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ने लिया है, उसकी सॉवरेन बैंकिंग है, उसकी सॉवरेन बैकिंग है। एंड लास्ट जो कंपोनेंट है वो है NRI डिपॉजिट्स। तो ये इस तरीके से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं। इस तरीके से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं। इस पोर्शन में से जो एक्सटर्नल सेक्टर है, इसमें से मिनिमम 2-3 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। तो इसका क्या मतलब बनता है कि आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसके स्टैटिक पोर्शन पे एज वेल एज कंटेम्प्रेरी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। स्टैटिक के लिए आपको आपके नोट्स को रेफर करना होगा। अलॉन्ग विद दैट जो वीडियो के साथ PDF अटैच्ड है, वहाँ से भी आप स्टैटिक पोर्शन जो हम इसके साथ कवर करने वाले हैं, वहाँ पे आपके पास लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड अपनी इकोनॉमी को कवर कीजिए। तो किस तरीके क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स? ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप एक बार बात को समझ लो, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे ना, देन ये वाला पोर्शन जो है बिल्कुल भी इसमें घुमा फिरा वाले क्वेश्चन नहीं आते, स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। ये देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था, कंपोनेंट्स ऑफ
करंट अकाउंट क्या, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एंड 2014 में पूछा गया कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो इसी तरीके से अभी कितना इजी है बताना कि कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है, ये तो हमारी हम बेसिक बुक्स में ही पढ़ लेते हैं। तो इतने इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, SDR क्या है एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या होती है, इतने बेसिक इतने स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मैं ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको मैं बोलती हूँ लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब दे आर सो इजी टू अटेम्प्ट कि इनको मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते आप, क्योंकि यही आपके नंबर बढ़ाएंगे। अगर आप इन बेसिक क्वेश्चंस पे गलत कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इन बेसिक क्वेश्चंस पे, देन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। उन क्वेश्चंस को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को चेक किया जाता है। तो ट्राई एंड मेक श्योर जो ऐसे इतने स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं स्टैटिक पोर्शंस में से यू डोंट गो रॉन्ग ऑन देम। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब ये देख लीजिए कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स पूछे हुए, कितना ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके से आपकी आशा करती हूँ कि इस साल भी क्वेश्चन आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल से। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल थी, काफ़ी लंबे समय तक ये न्यूज़ में रहा 2021 में, वेयर इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व बैलेंस है टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई। ये न्यूज़ में ऑलमोस्ट मई से रहा, क्योंकि मई से लेके दिसंबर 2021 तक ये लगातार बढ़ता ही रहा। एंड एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे ये क्या डिजिट को टच कर गया था, इट टच्ड $635 billion. That was the highest that India's forex reserve balance achieved. अब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन पे चलें। देखो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस में कि मैं न्यूज़ पढ़ाती हूँ, न्यूज़ के अराउंड स्टोरी बता देती हूँ, देन आपको क्या बताती हूँ कि इससे रिलेटेड आपको स्टैटिक पोर्शन क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्टैटिक में आपको ये पता होना चाहिए जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व बैलेंस। तो क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले फॉरेन करेंसी एसेट्स, सेकंड गोल्ड, थर्ड SDR and fourth is reserve transposition with whom, with IMF। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि SDR क्या होता है, क्योंकि इस साल जो पेपर है 5 जून को, उसके लिए जो ये टॉपिक है ना SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो हर कंट्री के मतलब हर कंट्री जो मेंबर कंट्री हैं उनका एक कोटा होता है विद IMF विच इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये SDR क्या है, क्या ये करेंसी है या एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, और किस तरीके से SDR एलोकेट किए गए थे, क्योंकि इस बार जो SDR IMF ने एलोकेट किए थे, एक ये हाईएस्ट नंबर ऑफ SDRs एलोकेट किए हैं IMF ने टू द मेंबर कंट्रीज। एंड वाई, रीजन क्या था, टू टैकल दी मल्टीपल वेव ऑफ पैंडेमिक। तो इस वजह से SDR भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। SDR के बारे में जिसको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, वैसे तो ये स्टैटिक पोर्शन है, तो स्टैटिक पोर्शन कहाँ कितनी डीप में SDR पढ़ना है, ये PDF जो कमेंट सेक्शन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है मुझसे ना मैसेज करके पूछ रहे होते हैं बेसिक, अरे भाई वहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन, थोड़ा तबीयत से पेशेंस से देखो तो सही, वहाँ पे फर्स्ट या सेकंड कमेंट में ही वहाँ PDF लिंक होता है, गूगल फॉर्म है जो आपको भरना है, एंड देन यू कैन ईजिली डाउनलोड द PDF। आई डोंट नो क्यों कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, चैट में अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम चैट्स मैम PDF। इनफैक्ट मुझे पर्सनली मैसेज करके भी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन चेक कीजिए। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि PDF कहाँ पे अवेलेबल है, तो इट इज़ द कमेंट सेक्शन, फर्स्ट कमेंट में ही इटसेल्फ PDF हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू आवर न्यूज़ आर्टिकल, फॉरेक्स रिजर्व टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई। तो आपको स्टैटिक पोर्शन में तो ये 4 चीज़ें, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिया फॉरेक्स रिजर्व बैलेंस, फिर इससे रिलेटेड ट्रेंड दिया गया था कहाँ पे,
हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हमें कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है, हमें जो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड ग्राफ्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो डेफिनेटली कवर करने हैं। तो इस बार के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो फॉरेक्स रिजर्व वाला जो ग्राफ है अगर हम देखें तो किस तरीके से ये 2019-20 2021 हो गया और ये 21-22 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे Q3 ऑफ 2021 में जाके इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व बैलेंस है वो ऑल टाइम, ठीक है। इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फॉरेक्स रिजर्व से पहले भी आ चुके हैं, इस साल भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी इंडिया के लिए। तो अगर आप देखोगे तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि उस स्टूडेंट से गलती होगी जिसने स्टैटिक मतलब जो आपकी बेसिक बुक्स है ना अगर कवर करी है आपने, तो मुझे नहीं लगता ये गलत होना चाहिए। हालांकि काफ़ी क्लोज ऑप्शन हैं, वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए ना, तो जब इतने क्लोज ऑप्शन आते हैं ना वहाँ पे, जब इतने क्लोज ऑप्शन आते हैं तो हम अपने पे डाउट करने लग जाते हैं, हम सही तो सोच रहे हैं, नहीं ये होगा। आपको पता होगा कि व्हाट इज द राइट आंसर, बट स्टिल वहाँ पे एग्जाम प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, कट ऑफ क्लियर करने का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इतने क्लोज ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इतने क्लोज ऑप्शंस जब आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, विश्वास कायम रखना है आपकी प्रिपरेशन में और आंसर को करेक्ट से अटेम्प्ट करना है। तो देख लीजिए कितना सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। यही मैंने आपको बताया ना कि जो एक्सटर्नल सेक्टर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा यहाँ से, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो लो हैंगिंग फ्रूट्स होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहा हमारे देश के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इंडिया ने अपने लिए एक्सपोर्ट टारगेट सेट किया था टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2022, और वो एक्सपोर्ट टारगेट था 400 बिलियन US डॉलर का। किसका? एक्सपोर्ट जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज। तो देखिए जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता है? गुड्स का एंड सर्विसेज का। लेकिन इकोनॉमी अगर जब बात करें तो वहाँ गुड्स नहीं बोला जाता, एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज बोला जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारा हमेशा से सरप्लस पे था, क्योंकि जो हमारी सर्विस सेक्टर है दैट कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू द जीडीपी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट्स हमेशा हम सरप्लस में रहे। बट हमारा इस साल का एम क्या था कि जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट था उसको भी हमको बूस्ट करना था। काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट द्वारा ये टारगेट अचीव करने के लिए, और ये टारगेट 31 मार्च जो जहां फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उससे 9 दिन पहले ही इंडिया ने अचीव कर लिया था। तो क्या मैं कहूँ कि जब हम मर्केंडाइज ट्रेड की बात करें तो इंडिया सरप्लस में था? ये आपको चेक करना होगा कि इंडिया सरप्लस में था कि डेफिसिट में था, क्योंकि जब हम सर्विस ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया का वहाँ पे बैलेंस क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर देन इट इम्पोर्ट्स। यही वाली चीज़ अब आपको कहाँ चेक करनी है? ये आपको मर्केंडाइज ट्रेड में भी चेक करनी है। अब ऐसा क्या हुआ कि हम ये टारगेट अचीव कर पाए? क्या हुआ कि एक्सपोर्ट्स जो हमारे देश से हैं वो अचानक इतने इंक्रीज हो गए? तो दो जो मेन रीजंस दिए गए हैं इसके पीछे, एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट, फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स लिए बूस्ट करने के लिए एक्सपोर्ट को, और दूसरा था पेंट अप सेविंग्स। तो क्या हुआ था, 2 वेव्स आई पैंडेमिक की और 2 लॉकडाउन लगे, तो वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन थे, लोगों ने सेविंग करी। कैसे सेविंग करी? क्योंकि खर्चा करने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, लॉकडाउन थे, रिस्ट्रिक्शन था मूवमेंट पे, मार्केट्स बंद थी, तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो गया, वो डिक्लाइन हो गया, एंड सेविंग्स जो है वो पेंट अप हो गई, सेविंग्स जो है वो इंक्रीज हो गई। अब जब रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हुई तो अचानक से गुड्स की डिमांड बढ़ी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एंड गुड्स मतलब जब हम बात करते हैं तो गुड्स कुड बी ज्वेलरी, इट कुड बी इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, इट कुड बी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सब की डिमांड बढ़ी। इनफैक्ट इफ यू सी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो है हमारे देश से
वो भी बढ़े। और ये सब डेटा कहाँ से मिलता है हमें? ये सब डेटा इकोनॉमिक सर्वे में क्लियरली मेंशन्ड है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने मुझे अलग से एक डॉक्यूमेंट भेजा था कि भाई ये जाके पढ़ा देना, नहीं। आप भी ये सब चीज़ें, अगर आपको इंटरेस्ट है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से चल रही है, तो आपको किस चीज़ को रेफर करना है फ्रेंड्स? इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे में एक एक चीज़ इतनी क्लियरली मेंशन्ड होती है कि क्या चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ा है, किन चीज़ों में एक्सपोर्ट घटा है, कौन सी कंट्रीज़ है जिनके साथ एक्सपोर्ट बढ़ा, कौन से प्रोडक्ट्स में बढ़ा। तो ये सब हमें जानना भी है इनफैक्ट, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन पिकअप कर ले एक्सपोर्ट टारगेट से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। तो क्या रीजंस रहे? 2 रीजंस थे, पेंट अप सेविंग्स एंड फिस्कल स्टिमुलस। कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने और कौन से इनिशिएटिव्स लिए वो भी हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़ थी। इंडिया ने ऐसा क्या, जो टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़ थी उनमें क्या क्या चीज़ थी? फर्स्ट था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देन इज आयरन एंड स्टील, pearls, precious and semi-precious stones, drugs and biologicals, and jewelry. Next is, what are the top 10 export destinations? Top 10 export destination अगर आप देखिए तो USA, UAE, UAE क्या है? UAE सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जिसके साथ इंडिया ने अभी एक FTA भी साइन किया है। अगर आपको पता हो, FTA की बात करें तो अभी एक ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ एंड UK के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं। FTA के बारे में भी बात करेंगे, पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। UAE यहाँ आते ही आपको पता होना चाहिए कि अभी इंडिया ने रिसेंटली FTA साइन किया था। FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो दैट हम जो ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज है, दैट इज इंडिया एंड UAE, उसको और बढ़ा सके, उसको और सपोर्ट कर सके। सो USA, UAE, चाइना, बांग्लादेश, तो 4 टॉप जो है वो याद कर लीजिएगा। पूरी लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज USA, UAE, देन इज चाइना। नेक्स्ट इज, ये स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा यूज करे गए थे। बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक 2-2 लाइन पढ़नी है, पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर क्या स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने। एंड माइंड इट, मैं आपको बता देती हूँ, ये PDF में सिर्फ इसके नाम दिए मैंने। वो क्यों दिए हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ जब क्लास चल रही है ना यहाँ पे, तो आप अपने हाथ चलाएं, नोट्स लें। ये नहीं कि सारी चीज़ें स्पून फीड हो, प्रिंटेड PDF दे दीजिए मैम, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो बस PDF देखेंगे और चलते बनेंगे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप लिखो, आप अटेंटिव रहो क्लास में। तो अगर आप इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे ना PDF में, इसकी डिटेल मैंने जानबूझ के मिस करी है वहाँ पे, ताकि आप यहाँ लिखो। एंड नाउ वी स्टार्ट। अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है जी, इच्छा है कुछ कह तो सकते नहीं है। So, सबसे पहली जो है हमारी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो ये जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी ऑन तीनों टाइप के टैक्सेस डिवाइड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, जो रिफंड नहीं किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने लेवल प्लेइंग फील्डिंग प्रोवाइड करने के लिए टू दी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, सो दैट जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके, इसलिए रिफंड प्रोग्राम निकाला, जहाँ पे सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल टैक्सेस तीनों, अगर इनमें से कोई भी लिवाए हुआ है हमारे प्रोडक्ट पे, वो रिफंड कर दिया जाएगा एक्सपोर्टर को। ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स। तो हर डिस्ट्रिक्ट में से, या जो भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट है जिसमें इतना पोटेंशियल है कि उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसको आइडेंटिफाई किया गया। तो एंड वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सेटअप किया गया, एंड दैट विल प्रोवाइड हेल्प, दैट विल स्टिमुलेट द एनवायरमेंट फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट, सो दैट वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन किया जा सके एंड प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके, सो दैट द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री कैन इंक्रीज। सो डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब हर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे स्पेशलाइज एक कोई प्रोडक्ट बनता है विद द पोटेंशियल, उसको एक एक्सपोर्ट हब की तरह डेवलप करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये आपको पता ही है, प्रोडक्शन PLI स्कीम ना कि सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर में बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट ला रही है। आत्मनिर्भर भारत के अंडर कौन से अदर सेक्टर्स हैं? फूड प्रोसेसिंग में भी गवर्नमेंट लेके आई है, स्टील सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए PLI, इनफैक्ट जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, तो वही स्कीम है
और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम होता क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है फॉर द इंक्रीमेंटल सेल डन बाय एनी फर्म, प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए, जहाँ पे इंक्रीमेंटल सेल्स, इनिशियल सेल्स पे नहीं, इंक्रीमेंटल सेल्स इज द की वर्ड। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी है, इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। ऑलमोस्ट अराउंड 750 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूज करी गई गवर्नमेंट द्वारा इसमें। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये डायरेक्ट गारंटी नहीं प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट हाउसेस को या एक्सपोर्टर्स को। व्हाट इट डज इज, ये प्रोवाइड करती है क्रेडिट उन बैंक्स को, ये प्रोवाइड करती है क्रेडिट उन बैंक्स को जो इंटर्न लेंडर्स को, सॉरी, जो इंटर्न एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो 3 पार्टीज हो गई। तो देखिए, अगर ये एक्सपोर्ट हाउस हो गया, एक्सपोर्ट हाउस ने जाके क्रेडिट लिया, मतलब लोन लिया, किससे, बैंक से, बैंक ने लोन प्रोवाइड किया एक्सपोर्ट हाउस को। ईसीजीसी जो है वो डायरेक्ट कवर एक्सपोर्ट हाउस को नहीं देगी, बल्कि उस बैंक को देगी जो एक्सपोर्टर्स को लोन दे रही है। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट। So these are the steps which have been taken by the government to support the or boost the export of the country that led India to achieve its target well before time. चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे, जो कि है इंडिया साइंड FTA विद UAE एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इससे पहले आपको स्टैटिक पोर्शन में क्या कवर करना है, स्टैटिक पोर्शन में आप एक बार कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट को प्लीज अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके अंदर कैसे इनविजिबल्स प्लस विजिबल्स का ट्रेड आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं, व्हाट इज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड कोई मेजर ट्रेंड है तो वो मैंने PDF में प्रोवाइड किया है, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच वी वर कवरिंग वाज इंडिया हैज साइंड FTA विद UAE एंड ऑस्ट्रेलिया। तो FTA क्या होता है, FTA इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब both the countries will try to reduce or will reduce the duties levied on the goods that is coming from other country। मान लीजिए इंडिया यहाँ से कुछ बना के प्रोडक्ट बेच रहा है या भेज रहा है UAE में, वहाँ पे क्या लिवाई होगी, वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगती है। तो उसको रिमूव करने के लिए, सो दैट यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दुबई एज अ मार्केट, सॉरी UAE एज अ मार्केट मिले, that is where FTA comes into picture. It helps or it reduces the duty levied on the goods. अब आपको इससे रिलेटेड क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको इससे रिलेटेड ये चीज़ पता करना है कि बहुत अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं। एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है कस्टम यूनियन, एक होता है इकोनॉमिक यूनियन जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, और एक होता है मार्केट एक्सेस। ये सारी चीज़ें PDF में है, सब बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए वो ये है, इंडिया हैज साइंड सीपा विद UAE whereas CETA with Australia। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया। सीपा और सेटा में फ़र्क क्या होता है, सेपा जो होता है इट्स मोर वाइडर देन सेटा, बिकॉज सीटा में जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ है वहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड से रिलेटेड ही बात होती है, whereas सेपा is a broader term than CETA, where
aspects related to investment and intellectual property rights are also negotiated between the two countries. जब negotiation होती है दो countries में, तो CETA is more or less related to trade of goods and services between the two countries. ठीक है ना? When CEPA is being negotiated, काफ़ी broader होता है वहाँ पे, क्योंकि investment से related चीज़ें भी negotiate होती हैं, plus और क्या negotiate होता है, intellectual property rights related rules and regulations भी. दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए, जो यूज हुए थे अभी रिसेंटली व्हेन इंडिया साइंड सेपा विथ यूएई. तो टैरिफ रेट कोटा. तो टैरिफ रेट कोटा क्या होता है फ्रेंड्स? मान लीजिए ये एक ऐसा सिस्टम होता है फॉर द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज जहाँ पे एक लोअर रेट ऑफ ड्यूटी लगाई जाती है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ इम्पोर्ट. मान लीजिए 200 टन गोल्ड. आपको पता होगा कि यूएई से गोल्ड बहुत मंगवाते हैं लोग. जब यूएई घूमने जाते हैं तो गोल्ड भी बहुत लेके आते हैं. तो 200 टन गोल्ड तक जो लिमिट है, वहाँ पे मान लीजिए एक्स रेट ऑफ ड्यूटी चार्ज करेगी इंडियन गवर्नमेंट. एक्स रेट ऑफ ड्यूटी विच इज़ अ लोअर रेट. आफ्टर 200 टन अगर फिर भी इंडिया इंपोर्ट कर रही है गोल्ड, 200 टन से ज़्यादा अगर इंपोर्ट कर रही है, then Y rate of duty charge होगी, which will be certainly higher than X, and that is what is tariff rate quota. ये क्यों होता है? ताकि एक इनडायरेक्ट लिमिटेशन लगाई जा सके, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सके इंपोर्ट पे. ऐसा नहीं है कि हमने रिड्यूस किया है अगर रेट ऑफ ड्यूटी तो आप धड़ाधड़ इंपोर्ट कर रहे हैं. नहीं, टू पुट अ रिस्ट्रिक्शन, टू चेक, टू कीप अ चेक ऑन द फॉरेक्स रिजर्व बैलेंस, सच मैकेनिज्म्स आर टेकन. एंड एक और बात जो आपको जाननी है, दैट दीज मैकेनिज्म आर WTO कंप्लाइंट. ऐसा नहीं है कि ये WTO के रूल्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है. इट इज WTO compliant. So this is tariff rate quota, and the other term that you need to know is safeguard mechanism. Safeguard mechanism ये भी यूज हुआ है हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में. So what is safeguard mechanism? अगर importing country को लगता है कि import of a particular product increase हो गया है, या वहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं दूसरे एक्सपोर्टिंग कंट्री के, इंडिया के कंटेक्स्ट में समझते हैं, ठीक है ना? इंडिया है, इंडिया को लगता है कि अचानक से इंपोर्ट ऑफ गोल्ड इंक्रीज हो गया है आफ्टर FTA, या वहाँ जो यूएई के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डंप कर रहे हैं यहाँ सामान. तो इंडिया के पास अथॉरिटी है, मतलब दोनों कंट्रीज, इट्स फॉर एप्लीकेबल फॉर बोथ द कंट्रीज. अगर यूएई को लगता है कि इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सामान डंप कर रहे हैं या इंपोर्ट बहुत बढ़ गया है इंडिया से, देन यूएई एज वेल एज इंडिया व्हाट दे कैन डू इज दे कैन लेवाई अ सेफगार्ड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ द कंट्री. तो उस ड्यूटी का नाम होता है सेफगार्ड ड्यूटी, और वो किसके अंडर लेवाई होती है? सेफगार्ड मैकेनिज्म. एंड दिस हैज़ ऑल्सो बिकम और फॉर्म द पार्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ UAE. सो यही चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड पढ़नी है. चलते हैं हमारे लास्ट न्यूज़ जो हमें पढ़नी है आज के लिए, और वो है वर्ल्ड बैंक ने स्टॉप कर दिया है उसका बहुत ही एक फेमस इंडेक्स जो वो पब्लिश करता था, विच वॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. चलो एटलीस्ट ये बहुत खुश होने वाली बात है, एटलीस्ट हमारे पर्सपेक्टिव से. क्यों भाई? क्योंकि एक इंडेक्स कम याद करना पड़ेगा, एक इंडेक्स के पैरामीटर्स कम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने सारे इंडेक्सेस हैं हमारे को एग्जाम से रिलेटेड याद करने के लिए कि क्या करें. एटलीस्ट चलो एक तो कम हुआ, समथिंग बेटर देन नथिंग वाला केस है. दो खुश होने वाली बात नहीं है अगर हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि ये हमें रैंकिंग प्रोवाइड करता था that how easy it is to do the business in a particular country. But due to the data irregularities, World Bank has recently called off their
पब्लिशिंग ऑफ इंडेक्स विच इज नोन एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। कौन से पैरामीटर्स पे 10 पैरामीटर्स है, 10 पैरामीटर्स है। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि कौन से पैरामीटर्स EODB यूज करता है अंडर वर्ल्ड बैंक यूज करता है अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो आपको एक थोड़ा सरसरी ऊपर वाली नज़र से पता होना चाहिए कौन से वो पैरामीटर्स हैं। एक चीज़ याद रखनी है या एक तरीका बना लीजिए इसको याद करने का कि कोई भी जो पैरामीटर है वो समवेयर और समहाउ रिलेटेड टू स्टार्टिंग और रनिंग ऑफ बिजनेस है। जैसे कि हाउ इजी इट इज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया, एम्प्लॉइंग वर्कर्स, डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट। भाई कोई भी अगर आपको कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट करनी है तो उससे रिलेटेड कितने ईजिली परमिट मिल जाते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज मिल जाते हैं, क्योंकि जितना ईजी होगा, जितना स्ट्रीमलाइन होगा प्रोसेस, उतना ही ईजी होगा बिजनेस स्टार्ट करना। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, रजिस्टरिंग अ प्रॉपर्टी, लोन कितनी आसानी से मिल जाता है, प्रोटेक्टिंग माइनर इन्वेस्टर, पेइंग टैक्सेस, trading across the countries, contracting with the government, enforcing contracts and resolving insolvency। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और देखिए कहीं ना कहीं ये बिजनेस से ही रिलेटेड है। आपको क्या याद रखना है इसमें, इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया की जो रैंकिंग रही है वो कंटिन्यूस इंप्रूव हुई है लास्ट 5 साल में। तो रैंकिंग कुछ इस प्रकार थी, 63rd, 77th, 100, 130, 131। तो अगर आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हुई है इंडिया की रैंकिंग। 2020 इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 साल में इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव ही हुई है फ्रॉम 130th पोजीशन टू 63rd पोजीशन इन 2020 व्हेन द इंडेक्स वाज पब्लिश्ड फॉर द लास्ट टाइम। उसके बाद रिपोर्ट आई नहीं, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसको कॉल ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेटा इरेगुलरिटीज़ पता चली कि जिस तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही उम्दा तरीका नहीं है। इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने सोचा लेट्स कंटिन्यू दिस, क्योंकि ये करेक्ट पिक्चर शो नहीं कर रहा है टू दी वर्ल्ड। तो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस ये पता होना चाहिए कि जो 10 पैरामीटर्स हैं क्या है, प्लस इंडिया की रैंकिंग क्या रही है। ये एक ट्रेंड है जो फॉर्म हो रहा है और आपको पता होना चाहिए। तो विद दिस वी एंड द क्लास फॉर द डे। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट वाली क्लास में भी हम 4 से 5 और न्यूज़ आर्टिकल है जो एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड हम कवर करेंगे। कोई दुख तकलीफ हो समझने में इकोनॉमी, कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं समझ आया हो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट कहाँ करना है? मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे करना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस न्यूज़ आर्टिकल को और सिंप्लीफाई करके आपको समझा पाऊँ। और प्लीज़ जो PDF है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपके कन्वीनियंस के लिए ही हमने वहाँ पे प्रोवाइड करी है, ताकि आपको एंड मोमेंट रिविजन में हेल्प हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप प्रैक्टिसिंग द मॉक्स एंड प्लीज़ हाई टाइम है फिर से मुफ्त का ज्ञान का कि CSAT प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, जो क्योंकि क्वेश्चन का लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद कंटिन्यूइंग द एक्सटर्नल सेक्टर। थैंक यू सो मच।